बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, लास्ट हमारा जो टॉपिक था चल रहा है चौथे चैप्टर का। लास्ट टॉपिक हमारा है आज। सेकंड लास्ट टॉपिक कल हमने किया था ग्रुप 6 के एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन था जनरल ऑक्सीजन और सल्फर के हवाले से। और आज हम पढ़ेंगे आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, इसकी इंडस्ट्री और इसके रिएक्शन वगैरह सारे। और ये चैप्टर इंशाल्लाह आज हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जी। आपका ये जो है चैप्टर नंबर 4 का ना लास्ट टॉपिक है सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, इसमें हमारे पास एक लास्ट टॉपिक में ना हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन रहता था। वो मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में ना, ये सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन थी कि सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट जो है ना वो -2 भी होती है, +2 भी होती है, +4 भी होती है, +6 भी होती है। तो ये जो मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसकी बनती हैं जी, इसके बारे में था। तो वो मैंने अब ऐड कर दिया इसमें ना, ये कॉन्फ़िगरेशन। ये चैप्टर ख़त्म होता है तो फिर ये वाले नोट्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा। इसमें हमारे पास ये सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट नंबर 16 होता है और ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आपको 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। अगर सल्फर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है किसी और मेटल से, हाइड्रोजन से या आपके उधर से मेटल्स वगैरह से, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा और वो इन्हीं दो एक एक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये ना -2 आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा था कि अगर वो यही दो इलेक्ट्रॉन अनपेड शेयर करेगा तो फिर +2 स्टेट में चला जाएगा। अच्छा, अब तीसरी कैटेगरी थी +4 वाली। +4 कब आता है कि जब जो आपका 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे 3d में चला जाता है, तो अब 4 अनपेड हो जाते हैं। तो 4 बॉन्ड बनाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास अब +4 की ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगी। ठीक हो गई। उसके बाद आपके पास है +6 की ऑक्सीजन स्टेट। अब 2s जो 3s ऑर्बिटल है ना इसी शेल के अंदर, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन भी अगर जंप करवा लिए जाए तो वो शिफ्ट हो जाएंगे आपके उस तरफ 3d, एक और 3d के खाली ऑर्बिटल में ना। तो फिर हमारे पास अब टोटल 6 अनपेड हो जाएंगे, जो फिर 6 बॉन्ड बनाने की वजह से +6 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहे होंगे। तो बेसिक रीजन यही है कि डी ऑर्बिटल के इन्वॉल्व होने की वजह से सल्फर फिर ये +4 और +6 इस तरह की ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जी टॉपिक है सल्फ्यूरिक एसिड का। इसमें एक तो हमारे पास ये एमसीक्यू बनता है पहली लाइन में कि इट वाज प्रिपेयर्ड फर्स्ट टाइम प्रिपेयर्ड बाय द मुस्लिम साइंटिस्ट जाबर बिन हयान इन 8th सेंचुरी। तो ये एक एमसीक्यू तो ये हो गया कि इसका पहली दफ़ा किसने बनाया था। सेकंड, इसी पैराग्राफ की आखिरी लाइन का आखिरी वर्ड है ऑयल ऑफ विट्रियोल लिखा हुआ। ऑयल ऑफ विट्रियोल हम कहते हैं चूँकि ये इसकी डेंसिटी काफ़ी थोड़ी आम पानी की निस्बत ज़रा हाई होती है, तो ये इस तरह ना ऑयल की तरह ऑयली सा फील होता है डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से। तो इस वजह से इसको फिर ऑयल ऑफ विट्रियोल का नाम भी देते हैं। बस 2 एमसीक्यू यहाँ पे आपके बनते हैं जी। उसके बाद है इसकी मैन्युफैक्चरिंग का कंटेक्ट प्रोसेस है। ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर बने इस चैप्टर में से, तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कंटेक्ट प्रोसेस वाला ना। और इसके आपके नोट्स में ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन बनाया होगा एडिट्स के साथ उसी को। ये आपका ना एक्सप्लेन द प्रेपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कंटेक्ट प्रोसेस, ये एक्सरसाइज का भी सवाल भी है और इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, अगर इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आए तो। वरना अमूमन
पेयरिंग स्कीम में हमारे पास इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं आता, तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन ही बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो कंटेक्ट पर अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख रहे हैं तो पहली हेडिंग हम देते हैं सल्फर बर्नर्स की, कि सल्फर को हम पहले बर्न करते हैं, डायरेक्ट ऑक्सीजन में भी बर्न किया जा सकता है, या उसको आयरन पायराइड जैसे FeS2 है उसको बर्न करके भी SO2 गैस ली जा सकती है। डायरेक्ट बर्निंग वाला प्रोसेस बहुत ज़्यादा महंगा है और टाइम टेकिंग है, क्योंकि सल्फर का जो है ना मेल्टिंग पॉइंट आता है को 400-500 पे जाके मेल्ट होता है। फिर मेल्टिंग के पहले ये नहीं, उसको सॉलिड होता है ना, तो सॉलिड को हीट करते हैं तो पहले इसका कलर चेंज होता है, येलो होता है अमूमन, येलो से ये रेड से कलर में जाता है, उसके बाद फिर मेल्टिंग होती है, मेल्टिंग के बाद फिर ये रिएक्शन वगैरह की तरफ मूव करता है। तो मतलब वेरी वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन उसका शॉर्ट तरीका ये निकाला हुआ है कि सल्फर के कोई कंपाउंड जैसे आयरन पायराइट FeS2 ये ले लेते हैं और उसको बर्न करते हैं, तो ये ज़रा लो टेम्परेचर भी बर्न हो जाता है, तो उसमें हमें फिर आयरन ऑक्साइड और SO2 गैस मिल जाती है। मकसद हमारा यहाँ पे SO2 गैस हासिल करना होता है। दूसरे नंबर पे हम लगाते हैं प्योरीफाइंग यूनिट्स। प्योरीफाइंग यूनिट्स का मतलब कि SO2 गैस जो आ रही है उसको प्योरीफाई किया जाए, उसके अंदर इम्प्योरिटीज वगैरह को, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है तो उनको हटाया जाए। तो पहला पॉइंट आता है डस्ट रिमूवर का। तो डस्ट रिमूवर में हमारे पास जो है ना डस्ट को रिमूव करते हैं बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है ना, इसकी भी मैं आपको डायग्राम्स जो है ना ड्रा कर लेते हैं और उससे ज़रा आइडिया हो जाएगा बेहतर। आपने मैट्रिक में या फर्स्ट ईयर में तो नहीं शायद ना, मैट्रिक में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ी होगी कि एक आपके पास बॉडी हो, स्पीशी हो, वो चार्ज्ड हो, ठीक होगा, उस चार्ज स्पीशी के साथ कोई और चीज़ जुड़े, रब हो उसके साथ, तो रब होने की वजह से वो चीज़ जो रब आप कर रहे हैं उसके ऊपर भी चार्ज आ जाता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक होगा। अच्छा, अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होती है ना, बेसिक ये वाली, इसी को यूज़ कर, जैसे कोई भी ना, जैसे एक कंगा है और या एक कंगा ले लें, कोई कपड़ा ले लें, कंगे और कपड़े को रगड़ेंगे ना तो दोनों, एक के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, एक के ऊपर माइनस चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक के ऊपर, एक से बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये अपोजिटली चार्ज होते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाली जो स्पीशी अगर इसको किसी भी और स्पीशी से टच करेंगे तो उसके ऊपर भी पॉजिटिव आ जाएगा, या नेगेटिव वाले को किसी के साथ टच करेंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह ये प्रोसेस चल रहा होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या हम करते हैं कि इस तरह ना प्लेट्स होती हैं, दो कॉर्नर्स पे कह रहे हैं ना रखी हुई हैं, ये सपोज करें प्लेट्स है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यानी दोनों के ऊपर मैं ले लेता हूँ ऐसे, और एक सेंटर में होता है इस तरह। अब होता ही है कि जो आपकी पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, जैसे ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज के साथ है, ये प्लेट भी पॉजिटिव चार्ज के साथ, या नेगेटिव भी हो सकती हैं, लेकिन दोनों होंगी सेम, दोनों पॉजिटिव होंगी या दोनों नेगेटिव होंगी। और जो सेंटर वाली है वो अपोजिट चार्ज वाली है, अगर साइडों वाली पॉजिटिव है तो सेंटर वाली नेगेटिव है, और अगर वो साइडों वाली आपकी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। साइडों पे पॉजिटिव है और सेंटर में नेगेटिव है जैसे। अब होता क्या है कि वो जो गैस डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं ना, यानी SO2 गैस हम यहाँ से पास करते हैं, SO2 गैस जो होती है ना उसको यहाँ से इस तरह इस चैम्बर में से पास करवाया जाता है। SO2 गैस जब इस चैम्बर में से पास होती है तो उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। अब गैस के मालिक्यूल्स भी इसके साथ, इस नेगेटिव प्लेट के साथ फ्रिक्शन करते हैं और डस्ट पार्टिकल भी करते हैं।
लेकिन जो नेगेटिव पार्ट वाले फ्रिक्शन SO2 के मालिक्यूल जो फ्रिक्शन करते हैं उनसे उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो मटेरियल है उसके, वो जब इसके नेगेटिव प्लेट के साथ फ्रिक्शन शो करते हैं तो उसकी वजह से उनके ऊपर काफ़ी हद तक चार्ज आ जाता है। तो उस चार्ज की वजह से वो फिर जो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो नेगेटिव प्लेट के साथ फ्रिक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन सारों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट्स को फिर ये जो साइडों पे पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेटें हैं ये खींच लेंगी, अट्रैक्ट कर लेंगी। तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो इस प्लेट के साथ अगर टकराएंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव वाली खींच लेंगी, और अगर पॉजिटिव से टकराएंगे तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव वाली खींच लेगी। तो यानी जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो यहीं पे ही इसे बोलते हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसके अंदर ही वो खींच के रोक लिए जाएंगे और प्योर SO2 गैस के मॉलिक्यूल इसमें से सीधे ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। ठीक होगा। तो ये होगा डस्ट रिमूवर जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को यूज करते हैं। दूसरा होता है कूलिंग पाइप्स। तो वो जो SO2 गैस आपके पास आ रही है ना वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे है ना उस वक्त जो बर्निंग की, तो उसको भी ठंडा करते हैं और 100 डिग्री C तक लेके आते हैं। तीसरा है स्क्रबर्स। कूल्ड गैसेस आर वाश्ड विद वाटर। वो जो ठंडी की हुई गैस है उसको हम पानी से वाश करते हैं। SO2 जो होती है ना गैस होती है इज इनसॉल्युबल इन हाई टेम्परेचर वाटर। यानी SO2 गैस वैसे पानी में हल हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो तो फिर गैस के मालिक्यूल्स की इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो फिर पानी के साथ डिजॉल्व नहीं हो पाते, बल्कि उसमें से गैस की शक्ल में ही निकल जाते हैं। ठीक हो। तो इस वजह से वो गैस पास आउट होती रहती है। तो ये स्क्रबर्स हो जाएंगे कि ये इसमें हम क्या करते हैं कि कूलिंग करते हैं और उसको SO2 गैस को जो है ना वो पानी से वाश करते हैं। गर्म पानी ना, हाई टेम्परेचर वाटर जो है उससे चूँकि इंसॉल्युबल होती है तो उससे वाश करते हैं। वाशिंग का फ़ायदा ये होता है कि वो जो वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो अलग हो जाती हैं। उसके बाद है ड्राइंग टाइबर। उसके बाद उसको पास करते हैं उसमें चूंकि ज़ाहिर वाटर में से गुजर के आए तो कुछ ना कुछ वाटर के वेपर्स भी साथ उसके शामिल हो गए होंगे, तो मॉइस्चर आ जाएगा गैस के अंदर। तो मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए आप उसको फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है ना उसमें से पास करते हैं। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 आपको पता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर को खींच लेता है और SO2 गैस जो है उसको ड्राई करके आगे पास आउट कर देता है। आर्सेनिक प्योरीफायर। आर्सेनिक मेटल जो है आर्सेनिक ऑक्साइड्स वगैरह जैसे हैं तो वो इम्प्योरिटी के तौर पे हो सकते हैं इस SO2 गैस के अंदर, क्योंकि वो पीछे किसी भी स्टेप पे उन्होंने अलग नहीं होना। तो वो जो आर्सेनिक के ऑक्साइड्स वगैरह हैं उनको हम किस तरह अलग करते हैं, बाई पासिंग गैसेस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड चैम्बर। फेरिक हाइड्रोक्साइड का चैम्बर जो होता है उसमें से उसको पास करते हैं तो आर्सेनिक इधर मिल जाता है, आर्सेनिक हाइड्रोक्साइड वगैरह बना के प्रेसिपिटेट बना के नीचे बैठ जाता है और SO2 गैस हमारी सीधी गुजरती जाती है। छठे पॉइंट नंबर पे आता है टेस्टिंग बॉक्स। टेस्टिंग बॉक्स में हम टेस्ट करते हैं कि जो हमने ये सारा प्रोसेस कह रहे हैं कि इसमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह तो नहीं रहेंगे। तो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह या सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह उनको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। वो कैसे चेक करते हैं, जब उनके ऊपर हम लाइट फेंकते हैं। SO2 गैस गुजर रही होती है और उसके ऊपर लाइट फेंकी जाती है। आपको पता है गैस के मालिक्यूल्स तो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स या दूसरे जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह मौजूद हैं तो ये वहाँ पे ज़रूर उसको कर देंगे, लाइट उन पे पड़ेगी ना तो उसको रोशन कर देंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि गैस जो है वो प्योरीफाई हुई है कि नहीं हुई है। तो ये 6 पॉइंट इसके प्योरीफाइंग यूनिट में आ जाते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है कंटैक्ट टावर। कंटैक्ट टावर में हमारे पास जो SO2 गैस अब आई है उसको SO3 गैस में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर और कैटलिस्ट। टेम्परेचर यहाँ 400 से 500 डिग्री C लिया जाता है और इसमें आपके पास जो कैटलिस्ट है वो वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड कैटलिस्ट है। तो SO2 और O2 मिलके SO3 गैस बना देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपकी बुक में ये रिएक्शन इरिवर्सिबल इसी तरह शो किया हुआ है तो मैंने भी वैसे ही ड्रा कर दिया, लेकिन अमूमन होता ही है कि वैनेडियम पेंटॉक्साइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल नहीं बल्कि रिवर्सिबल होता है। पर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसके साथ हीट भी निकलती है। आपकी बुक में उन्होंने हीट भी लिखी हुई है। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन यूनिट है, लास्ट स्टेप है जिसमें ये जो आपके पास SO3 आई है उसको अब
H2SO4 में हम डिज़ोल्व करते हैं तो H2S2O7 ओलियम बन जाता है, और ये ओलियम को जब पानी के साथ हम ट्रीट करते हैं तो H2SO4 बन जाता है। जितना पानी ज़्यादा डालेंगे उतना H2SO4 जो बना होगा उतना ही डाइल्यूट होता जाएगा। तो हम कोई भी कंसनट्रेशन का H2SO4 पानी को डाल के बना सकते हैं। मैक्सिमम में 98% तक प्योरीफाइड H2SO4 यानी 98% तक मिल जाता है। लेकिन और ज़्यादा अगर हमने डाइल्यूट बनाना हो तो फिर हम उसमें पानी ऐड करके उसको किसी भी परसेंटेज तक ले जा सकते हैं। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जी कंटेक्ट टावर में, अगर हो बने इस चैप्टर में से। वैसे लॉन्ग क्वेश्चन आपका होता नहीं है इस चैप्टर में से। बाकी इसमें एमसीक्यूज है, जैसे ये प्रिंसिपल की हेडिंग है। आज तक शॉर्ट क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा, इसका प्रिंसिपल बता दें, ठीक है। तो अगर आए तो यही 2 पॉइंट जो आपने बना रहे, ये इसमें उसने वही बताया कि पहले SO2 गैस हासिल की जाती है सल्फर या आयरन पैराइड को बर्न करके, फिर उसको SO3 में बदला जाता है वैनेडियम पेंटॉक्साइड की कैटलिस्ट की मौजूदगी में। फिर जो SO3 जो होती है उसको 400 से 500 डिग्री सी टेम्परेचर जो है ना वो दिया जाता है इस कन्वर्जन के दौरान। फिर SO3 जो है उसको H2SO4 में डाला जाता है तो ओलियम बनता है। ओलियम में फिर पानी को ऐड करते हैं तो हम कोई भी कंसनट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। तो ये आपका स्टेप सारे मुकम्मल हो जाते हैं यहाँ तक। अगर प्रिंसिपल का शॉर्ट क्वेश्चन आए तो ये हो सकता है, वरना आज तक वैसे आया नहीं है, ठीक हो गया। एमसीक्यू में आपके पास यहाँ पे सिर्फ ये कैटलिस्ट का नाम आपको याद होना चाहिए एमसीक्यू में। टेम्परेचर एमसीक्यू में आना चाहिए आपको, और ओलियम जो है इसका फार्मूला, इसी का दूसरा नाम होता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम इसका नाम जो है ना या फार्मूला आपको आना चाहिए। ये हमने अभी पढ़ लिया सारा, इसका प्रेपरेशन हो गए। ये हीट यहाँ पे ना नोट्स में मैंने मेंशन नहीं की, यहाँ इन्होंने हीट मेंशन की हुई है कि जो एंथैल्पी है वो -269.3 किलो जॉल पर मोल, यानी एक्सोथर्मिक होता है, और ये वाली एंथैल्पी अमिट करता है। उसके बाद है जी एब्जॉर्प्शन यूनिट। ये हमने लास्ट में जो रिएक्शन पढ़ ली। इन्होंने ये फ्लो शीट डायग्राम आप बनाना चाहें तो इसकी बना सकते कंटेक्ट प्रोसेस की। वैसे पेपर वगैरह में अमूमन हम नहीं बनाते होते, इसका कोई इतना खास जो है ना वो नंबर वगैरह भी नहीं होते। लेकिन आप बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए बनाना चाहें तो ज़रूर इसको प्रैक्टिस की जा सकती है। वही प्रोसेस है, बस इस तरह चैम्बर बना के उनको ज़रा शो कर देंगे। उसके बाद है जी इसकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का शॉर्ट क्वेश्चन आज तक वैसे नहीं आया। इसके अंदर एमसीक्यूज आपके ज़रूर हैं, या एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। मसलन प्योर सल्फ्यूरिक एसिड कलरलेस ऑयली लिक्विड है, ये एमसीक्यू हो गया। फिर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.834 एट 18 डिग्री सी, ये एमसीक्यू पास पेपर में आया हुआ है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट 10.5 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 338 डिग्री सी है। ये एमसीक्यू के वाले से हो सकते हैं, आए नहीं है। और इट इफ dissolved in water liberating a lot of heat which raises the temperature of the mixture up to 120 degrees C. H2SO4 should always be poured in water in a thin stream of to avoid any accident. अब शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि H2SO4 जो है का पानी के साथ मिल के हमने कोई सोल्यूशन बनाना हो, यानी डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना हो, तो क्या करें। तो कह रहे हैं कि आपने H2SO4 नीचे पड़ा और उसके अंदर पानी आपने ऐड नहीं करना, बल्कि पानी पहले नीचे पड़ा हो और उसके अंदर H2SO4 आपने ऐड करना है। वो भी दीवारों के साथ थोड़ा थोड़ा से हल्का हल्का चल के जाए और वो उसके अंदर डिजॉल्व, इस तरह ऐड करना, ऊपर से भी नहीं फेंकना। उसकी वजह क्या है, वो बता रहा है कि H2SO4 जब पानी में हल होता है तो वो उसकी यानी हाइड्रोलिसिस होती है, और ये इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि तकरीबन 120 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ा देता है। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सी है, और उस वक्त मिक्सर जब H2SO4 डिजॉल्व होगा तो 120 डिग्री सी। इसका क्या मतलब है कि जो पानी होगा वो उसी वक्त स्टीम बन के उड़ेगा बाहर फौरन, ठीक होगा। तो अगर हम इस तरह करें कि पानी पहले से आपका मौजूद हो और H2SO4 हम अगर दीवार के साथ साथ डालेंगे थोड़ा थोड़ा, तो हल्का सा जाएगा, हीट निकलेगी, वो बाकी पानी का जो खींच लेगा, तो काफ़ी हद तक बैलेंस होती रहेगी। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट ऊपर से फेंक दूँ काफ़ी ज़्यादा, तो इतना ज़्यादा वो हीट यकदम निकलेगी कि जो अंदर पानी होगा वो स्टीम की शक्ल में, वेपर्स की शक्ल में हाई टेम्परेचर के साथ ऐसे बस्ट करके बाहर निकलेगा, आपके मुंह के ऊपर, हाथों के ऊपर आ सकता है। और या अगर
H2SO4 पहले से पड़ा हो और ऊपर से आप पानी डाल रहे हो, तो पानी जैसे ही जाएगा, पानी जैसे ही जाएगा तो वो नीचे से 120 डिग्री सी जो उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, वही पानी वैसे ही वापस स्टीम की शक्ल में आपके ऊपर गिर सकता है। तो H2SO4 इसलिए कहते हैं पानी पहले से मौजूद है, H2SO4 को डाला जाए। H2SO4 डालने का फायदा ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है 338 डिग्री सी, तो 120 से वो बहुत दूर है, तो H2SO4 वेपराइज नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं पानी पहले से मौजूद हो, H2SO4 को थोड़ा थोड़ा करके उसमें ऐड करके सोल्यूशन बनाना चाहिए। उसके बाद छठा पॉइंट है कि ये नॉन कंडक्टर ऑफ प्योर एसिड इज द नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको पता है कि कोई भी एसिड या बेस है उसको H प्लस आयन एसिडिटी शो करने के लिए, H प्लस आयन देने के लिए, ये बेस है तो उसको हाइड्रोक्साइड आयन देने के लिए वाटर चाहिए, ठीक हो, मीडियम चाहिए। तो अगर वाटर नहीं होगा तो वो आयोनाइज नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकेगी। तो वाटर होगा तो फिर उसमें वो आयोनाइज होंगे, आयंस प्रोड्यूस होंगे, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू हो जाती है। तो यही बता रहा है कि प्योर एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा उसमें पानी डाल दे तो कंडक्शन शुरू हो जाती है। इट इज एक्सट्रीमली क्रोसिव टू स्किन, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा खतर है, मतलब डेंजरस है, पड़ जाए तो बर्न कर देता है, काज वेरी सीरियस बर्न्स टू ऑल द टिश्यूज, जो सारे आपके टिश्यूज हैं उनको काफ़ी हद तक ये बर्न कर देता है, इतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उसके बाद इसके हैं जी रिएक्शन, ये आपके हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद इसके रिएक्शन हैं। रिएक्शन में हमारे पास पहला जो पॉइंट है इसमें आपके डीकम्पोजिशन, मतलब डिस्कस द डीकम्पोजिशन ऑफ H2SO4 ना। तो कहते हैं कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे स्टेबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर इसको हीटिंग दें तो फिर ये SO3 और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, इम्पोर्टेंट बहरहाल नहीं है इतना पास पेपर के वाले से। उसके बाद है कि ये दूसरे वाले ने इसमें आपके पास है डिसोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या इसे कहते हैं ना, ये ना पहले रिएक्शन में उसने एक H प्लस आयन दिया, दूसरे में दूसरा, तो मतलब ये 2 H प्लस आयन देता है ना, तो डाई बेसिक एसिड है। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डाई बेसिक एसिड है, या डिसोसिएशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 2 स्टेप्स में होती है, इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें, ठीक होगी। तो ये आपका उसमें हो सकता है। उसके बाद सेकंड नंबर 3 वाला जो है इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट सम रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज एन एसिड। एसिड का मतलब बेस के साथ रिएक्शन होगा ना, तो बेस में ये हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्शन करें तो साल्ट और वाटर है, या कार्बोनेट्स के साथ करें तो साल्ट वाटर और CO2 है, बाइकार्बोनेट से करें तो साल्ट वाटर और CO2 है, या मेटल्स के साल्ट सिंपल साल्ट्स के साथ रिएक्शन शो करें तो ये साल्ट बनाता है और कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बन, जैसे NaCl है तो HCl बनेगा, KNO3 है तो HNO3 बन जाता है, ठीक है। ये यूज़ भी होता है HCl की प्रोडक्शन में, ये नाइट्रिक एसिड को बनाने में इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है। तो ये 3 आपकी इन एग्जाम यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है कि रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज एन एसिड, तो इसमें आपकी ये एग्जांपल्स आ जाएंगे। उसके बाद है चौथा, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद मेटल्स। तो मेटल्स में आपके पास ये 3 कैटेगरी उसने लिखी हुई है। पहली कैटेगरी वो है जो डिल्यूट एसिड जो है ना, वो तकरीबन सारी मेटल के साथ ये रिएक्शन कर जाता है, लेकिन जो कोल्ड कंसनट्रेटेड H2SO4 है वो कई मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं भी करता है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, मर्करी है, लेड है, गोल्ड है, इनको नोबल मेटल भी बोलते हैं ना, इतनी आसानी से रिएक्शन शो नहीं करती। कोल्ड वाला, कंसनट्रेटेड वाला कर जाता है उस हद तक कॉपर के साथ या सिल्वर के साथ, बाकी ज़रा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे विद सर्टन मेटल्स हार्ड सल्फ्यूरिक एसिड गिव मेटल सल्फेट्स वाटर एंड SO2 गैस। यानी अगर हार्ट कंसनट्रेटेड है और हार्ट हाई टेम्परेचर पे, फिर कॉपर के साथ रिएक्शन शो करता है, कोल्ड तो करता नहीं है, हार्ड करें तो फिर करता है कॉपर के साथ, तो ये साल्ट है, वाटर और SO2 गैस है। सिल्वर के साथ भी इसी तरह, मर्क्यूरी के साथ भी इसी तरह, मर्क्यूरिक सल्फेट, वाटर और SO2 है। जो बाकी लेड आपके रह गए, गोल्ड है या प्लैटिनम है, वो नोबल मेटल है, वो वैसे ही नहीं करती होती, ठीक है। लेड रिएक्शन कर जाता है, सिर्फ लेड सल्फेट बना देता है। रिएक्शन एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी मेरे ख्याल से है और इम्पोर्टेंट भी है पेपर के हवाले से।
तो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है राइट द रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक हो गया। तो उसमें हमारे पास ये चार पांच एग्जांपल है, लेकिन आपने जब शॉर्ट क्वेश्चन हर बात है उसमें दो रिएक्शन भी काफ़ी होते हैं। पहला इसने दिया अफजालिक एसिड की डिहाइड्रेशन है, CO2 CO और वाटर बनता है। दूसरा फार्मिक एसिड है तो CO और वाटर बनता है। तीसरा इथाइल अल्कोहल है तो ये इथीन बना देता है। चौथा वुड पेपर शुगर और स्टार्च के साथ रिएक्शन शो करें तो कार्बन और वाटर बन जाता है, यानी डिहाइड्रेशन, सब में से वाटर ही निकल रहा है ना, डिहाइड्रेशन हो रही है, ठीक होगा। उसके बाद पांचवा जी ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसमें ये काफ़ी सारे इसने रिएक्शन दिए, कोई से दो आप तैयार कर सकते हैं इसमें। फर्स्ट उसने नॉन मेटल के साथ है, कार्बन और सल्फर की ऑक्सीडेशन है। दूसरे में H2S की ऑक्सीडेशन है। तीसरे नंबर पे HBr और HI इनकी ऑक्सीडेशन करता है ना, आयोडीन और ब्रोमीन के अंदर। छठा रिएक्शन विद गैसेस, SO3 गैस के साथ या अमोनिया गैस के साथ इसका रिएक्शन होता है। अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। और उसके बाद है रिएक्शन विद बेंजीन के साथ रिएक्शन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये आएगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये रिएक्शन आता है। तो यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ पे ये रिएक्शन इसके शॉर्ट क्वेश्चन जरूर बनते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेट, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, मतलब इसका रिएक्शन होते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं। जैसे बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होता है, लेड सल्फेट प्रेसिपिटेट होता है। तो बेरियम और लेड के साल्ट्स को H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं तो वो बेरियम या लेड का सल्फेट बन जाता है, साथ एसिड भी प्रोड्यूस होता है, तो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं। ये रिएक्शन अमूमन यूज होता है सल्फेट आयन जो है ना, इनको उसको सॉरी बेरियम आयन या लेड आयन है ना, उनको कंफर्म करने के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट के तौर पर साल्ट एनालिसिस आपका जो प्रैक्टिकल होगा उसके अंदर ये रिएक्शन आएगा। उसके बाद रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिएक्शन एज रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इसका रिएक्शन होता है, जैसे KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ये रिएक्शन शो कर लेते हैं। जहाँ इसने KMnO4 के साथ दिया हुआ है और ये आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होने के बाद ये प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपका हो सकता है। तो नाइट्रिक एसिड के यूजेस थे, ये सल्फ्यूरिक एसिड ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं वो कहते हैं आसान सा सवाल है, बच्चे इजीली कर लेंगे। तो उसमें अगर आपके रिएक्शन वगैरह थोड़े इनके जहन में हो तो उन्हीं को आप जहन में रख के उसके यूजेस बना लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स आ गए, जैसे अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट में, और पेट्रोलियम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को प्योरीफाई करने के काम आता है ना, टू रिमूव नाइट्रोजन और सल्फर की कंपाउंड उसमें से रिमूव करता है। HCl फास्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फेट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मैनी केमिकल जैसे डाइज, ड्रग्स, प्लास्टिक, डिसइंफेक्टेंट्स, पेंट्स, एक्सप्लोसिव्स और सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह, इन सारों की फैक्ट्री हैं जहाँ में वहाँ पे किसी न किसी स्टेज पे इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिकल बैटरीज में आता है, सोलर स्टोरेज सेल्स में आता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के तौर पे यूज़ होता है। लेबॉर्ट्री रीजन में हम यूज़ करते हैं इसको कई रिएक्शंस में, और टेक्सटाइल, आयरन, स्टील, लेदर और पेपर इंडस्ट्रीज में ये मुख्तलिफ स्टेजेस पे यूज़ होता है। मतलब वैसे तो आपने पढ़ा हो, इसको किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं ना, या किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। उसकी वजह यही है कि कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं जिसमें इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा हो, तो 99% इंडस्ट्रीज में हो रहा होता है, तो इस वजह से इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी नाम दिया जाता है। तो यहाँ तक हमारा ये मुकम्मल हो गया जी। इसके बाद इसकी जो है हम शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह MCQs वो देख लेते हैं। इसमें हमारे पास MCQs हैं जी, ये 14 नंबर वाला MCQ एक्सरसाइज के SO3 इज नॉट एब्सॉर्ब इन वाटर डायरेक्टली टू फॉर्म H2SO4 के SO3 जो है इसको पानी में हम ऐड नहीं करते कि डायरेक्ट H2SO4 बनाने के लिए हो, बल्कि H2SO4 के साथ रिएक्शन करके ओलियम बनाया था और फिर पानी से करा के सल्फ्यूरिक एसिड बनाया था। अगर इसकी वजह क्या है तो उसमें हम कहते हैं कि जो रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक है। C ऑप्शन इसकी आती है कि हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से हम ऐसा करते हैं। Which catalyst used in contact process at 400 to 450 degrees C given by NITS of Germany and the yield is 98%। तो ये आपका V2O5 है ना, वेरिडियम पेंटॉक्साइड, ये आपका कैटलिस्ट था। ये एक्सरसाइज का MCQ है।
उसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास ये रिएक्शंस का एक्सरसाइज में दिया हुआ है, लेकिन इसका कोई सवाल अभी इस तरह नहीं आया कि बस सिंपल रिएक्शन लिख लें। हाँ, ये से मैटर्स के साथ रिएक्शन दिया हुआ है, तो मैटर्स के साथ शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका। और इसी तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में कि राइट द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद कॉपर एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है ना, कॉपर का रिएक्शन हो तो कॉपर सल्फेट वाटर SO2, कॉपर की ऑक्सीडेशन हो गई है और सल्फर की रिडक्शन हुई और SO2 में आ गए, तो इस वजह से इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। राइट रिएक्शन ऑफ H2SO डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये एक्सरसाइज का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में भी आया हुआ है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी एक्सरसाइज का सवाल है। और विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये एज रिड्यूसिंग एजेंट हो तो फिर ये। उसके बाद है राइट रिएक्शन H2SO4, इम्पोर्टेंट, ये बस इम्पोर्टेंट लिखा है, ये पेपर में आया नहीं है, वैसे उसके हवाले से यूजेस का सवाल तो आया हुआ है एक आध दफ़ा पास पेपर में। और उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एनी कंसंट्रेशन बाय कांटेक्ट प्रोसेस डिस्कस, ये पास पेपर का सवाल है कि सल्फ्यूरिक एसिड कांटेक्ट प्रोसेस हम किसी भी कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। तो हम कहते हैं क्योंकि 98% तो हमें वो मिलता है ना जो हम हासिल करते हैं, तो उसमें पानी हम ऐड करके उसको किसी भी परसेंट डाइल्यूट करके, तो 50% बनाना है, 60% बनाना है, 30%, जितने परसेंट बनाना है, बाकी उसमें पानी ऐड करके हम वो परसेंटेज बना सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं जी कंडक्ट प्रोसेस के, ये एक्सरसाइज का सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, कि एक तो ये प्योरीफाइंग यूनिट इसमें लगा होता है SO2 गैस को प्योरीफाई करने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है डस्ट पार्टिकल रिमूव करने के लिए, और 98% H2SO4 जो है ना इसमें प्रोड्यूस होता है, जिसको हम किसी भी कंसनट्रेशन में बदल सकते हैं बाय डिल्यूटिंग विद वाटर। ये एक्सरसाइज का सवाल है और इम्पोर्टेंट पास पेपर के SO3 इज नॉट डिसॉल्व्ड इन H2SO4 एंड इज डिसॉल्व्ड इन H2SO4 एंड नॉट इन वाटर, पानी में उसको हल नहीं करते बल्कि H2SO4 में करते हैं, उसकी वजह बता दें। तो हम कहते हैं कि पानी में उसको इसलिए नहीं करते, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इस वजह से, और H2SO4 में इसलिए करके ओलियम बनता है, फिर उसमें हम पानी ऐड करते हैं तो हमारे पास H2SO4 आ जाता है। उसके रिएक्शन भी वैसे यहाँ होने चाहिए, मैं ऐड करके कर दूंगा अभी इसमें। उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड शुड बी एडेड इनटू, ये वैसे अभी जो मैंने बताया ना बनाया था शॉर्ट क्वेश्चन, आया आज तक नहीं है वैसे। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस का लॉन्ग क्वेश्चन हमने कर लिया है। चलिए ये चैप्टर आपका मुकम्मल होता है इधर।